नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। द क्वेश्चन बिगिंस few weeks back in parliament where I asked the prime minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof were, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia, and I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? Kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the speaker's chamber.
And I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question. Whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of Resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं। आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। आज के हिंदुस्तान में पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। हाजी अनवर सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्र, आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है, वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा उनका। देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है, वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? सर, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव, अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव,
No, look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani. I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? मंजरी सदस्यता की रद्द हुई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता, जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर? अब देखिए, अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाँ जी नीरज, कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, सुन लीजिए, हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि, एक मिनट रमन। हाँ। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। सिद्धार्थ, मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता।
मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? या राजदीप, I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. My job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do, to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. या पल्लवी, please 1 second, let's go. Look, see, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, Yeah, Mr. Pallavi. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress Do I look party worried to post? you? One. Second, Do I look worried to you? I'm excited. I'm happy that these people are giving me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention, right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there, right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि, राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं। आप सफराजी कार्याध्यक्ष मुंबई काँग्रेस, आमचे दुसरे सहकारी डॉक्टर राजू वाघमारे जी, दुसरे सहकारी कुलकर्णी जी, राजेश शर्मा जी, सर्व उपस्थित आहेत। आपल्याला माहिती आहे
की आज आपल्या देशाची लोकशाही एका हुकुमशाहीच्या टप्प्याकडे जवळपास गेलेली आहे. रोज आपण बघतोय की कशा पद्धतीनं विरोधी पक्षाचं दमन होत आहे आणि याचा परिणाम इतका जास्त आहे की आपण जेव्हा बूम घेऊन सामान्य माणसाला एखाद्या विषयावर व्यक्त व्हायला सांगतात त्यावेळेस तो सुद्धा व्यक्त व्हायला घाबरतो आहे. इथपर्यंत ह्या गोष्टीची दमनशाही गेलेली आहे आणि त्या संदर्भात आज भारतभरामध्ये काँग्रेसचे सर्व ज्येष्ठ नेते 32 ठिकाणी प्रेस कॉन्फरन्सेस करत आहेत. त्याचाच एक महत्वाचा आपला मुंबई महत्वाचा आहे आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या आणि देशाच्या अनुषंगाने सुद्धा. तर आज इथं आपल्याला या महत्वाच्या विषयावर संबोधित करने के लिए सामान्य पवन खेरा जी आए हैं. उनसे विनती करता हूँ कि वो आपको आज के महत्वपूर्ण विषय में संबोधित करें. नमस्कार साथियों, माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गए. सबसे पहले स्वर्गीय गिरीश बापट जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. अभी लगभग 1 महीना पहले भी मैं मुंबई ही आया था गौतम अदानी पर प्रेस वार्ता करने. 1 महीने से ऊपर हो गया है. जेपीसी की जो हमारी मांग है उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया. उल्टा जो जेपीसी की मांग करने में सबसे आगे आवाज उठाकर चल रहे हैं राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको परेशान करने में कोई कसर इस सरकार ने नहीं छोड़ी. राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में भाषण दिया. बड़े स्पष्ट 2 सवाल पूछे कि जो अदानी की कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ कहां से आया, वो शेल कंपनीज कौन सी हैं, किसकी हैं. उन शेल कंपनीज में एक चाइना का नागरिक क्या कर रहा है. ये जो प्रधानमंत्री का चीन के सामने जो है ना क्लीन चिट देने का, तो कहीं कुछ समझना जरूरी है कि ये चीन का एक व्यक्ति गौतम अदानी की शेल कंपनीज में उसका होना. तो राहुल गांधी जी ने ये सवाल पूछा, जाहिर सी बात है जवाब तो मिलना नहीं था. राहुल गांधी जी ने दूसरा सवाल पूछा कि गौतम अदानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता. आखिर अच्छा फोटोज भी उन्होंने दिखाई. हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बड़े आराम से लेटे हुए हैं, गौतम अदानी जी बैठे हुए हैं, प्राइवेट हवाई जहाज है. ऐसे कुछ फोटोज भी उन्होंने जारी किए. लेकिन जो सवाल था वो ये था कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, गौतम अदानी को साथ लेकर जाते हैं, एसबीआई के चेयरपर्सन को साथ बैठाकर ले जाते हैं और वहीं ना केवल ऑस्ट्रेलिया से डील दिलवाते हैं अपने दोस्त को, वहीं का वहीं लोन भी दिलवा देते हैं एसबीआई से $1 बिलियन. श्रीलंका, वहीं की सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि यह ठेका गौतम अदानी को मिलना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां जहां पांव पड़े ये दोनों दोस्तों के, वहां ठेका मिलेगा गौतम अदानी. ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछे. जवाब तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के भाषण से महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सारे भाषण ही एक तरह से एक्सपंज कर दिए, संसद की कार्रवाई से निकाल दिए. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में जहां गौतम अदानी का नाम लो, वो संसदीय कार्रवाई से निकाल दिए. चलिए यहां तक तो आप सबने देखा क्या हो रहा. 7 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं. 9 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा मानहानि का केस करने वाला खुद जिस पर स्टे ले आया हो, अचानक 9 दिन के अंदर वो स्टे हटा लेता है. स्टे हटवाता है और वो बुलेट ट्रेन कहां से चल रही थी, अहमदाबाद से बम्बई, बुलेट ट्रेन की तरह ये केस तुरंत 7 हियरिंग्स होने लग जाती है.
और सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाते हुए अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो आप। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले जाइए। 24 घंटे। दिल्ली आइए, आप लोगों को मैं बुलाता हूं, स्वागत है आपका। मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। मार्गदर्शक मंडल के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। उनको चुप कराने का षड्यंत्र कोई नया नहीं है। ना केवल अदालत, उससे पहले अजीब सी बातें की। साहब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने मदद मांगी लोकतंत्र को बचाने। पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, आईएसआई को तो आप बुलाकर लाए थे, अमित शाह जी, मोदी जी। हमें कहते हो हम विदेशी की मदद मांग रहे हैं। आईएसआई को आप इस देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर बुलाकर ले आते हो। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा कि ये हम लोग 140 करोड़ की जनता सक्षम है। लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसको हम झेल सकते हैं, उसका हम जवाब, माकूल जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री, थोड़ा आराम कर देते। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो,
अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हों, LIC का पैसा ले रहे हों, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए? एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक एक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अडानी? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रखी। आपके सवाल इसी मुद्दे पर रखिए तो उचित रहेगा। पवन जी, you mentioned just now about ISI. Are you suggesting that the Modi government, with the help of ISI, created the blast in Pulwama? Are you suggesting that? I did not mention, number one, I did not mention Pulwama. I mentioned Pathankot. When the Pathankot attack happened, after that, officially the ISI was called to inspect. This is in public domain. Yeah, that's true. Never before in the history of independent India has any government invited the ISI to inspect any of our defense establishments. Why did this government do so? That's our question. No. Does it mean that Modi government in collaboration with ISI? No, I didn't say anything. That's your. I'm just saying, how could you involve the ISI to inspect that site? सर, राहुल गांधी ने मैं सावरकर नहीं हूँ इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस तरह का विधान किया है। उसके चलते महाविकास आघाड़ी में दरार आ चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप में जो अपोजिशन पार्टी की जो बैठक थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं हुए। इसको आप दरार कह रही है, ये गलत है। कोई दरार स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ उदारवाद विचारधारा में संवाद और चर्चा होते रहनी चाहिए। हो सकता है मैं आपसे असहमत हूं, आप मुझसे असहमत हूं, संवाद नहीं बंद होना चाहिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगी, ये विचार का संगम चलता रहे, तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रहे हैं, ये दरार नहीं, न ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसको और कुछ मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है किसी और चीज को देखने समझने। पवन सर, सवाल चूंकि विवाद जो शुरुआत हुई राहुल गांधी का जाना, वो एक बयान से हुआ था जो उन्होंने 2019 में किया था। आप चूंकि महाराष्ट्र हैं, मैं इसी सवाल को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में आपसे जानना चाहता हूँ। सावरकर को लेकर जो बयान हुआ उसके बाद ये बातें निकल गई। दो सवाल है। पहला ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी सावरकर के ऊपर बयान देने से बचेगी, राहुल गांधी बचेंगे जिस तरह की परिस्थितियां बनी या राहुल गांधी की बात की? पहला सवाल ये। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर कंफ्यूज है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी जी का लेटर आपने देखा होगा जो उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा, या फिर शरद पवार का, या फिर वी नरसिम्हा राव का, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का मौजूदा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में या हिंदी में? आपकी मैं मिक्स में थोड़ा लंबा भी होगा जवाब। लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा है कि ये लेफ्ट और ये राइट दोनों आकर मिलते हैं, जिनका जहां संगम होता है तब सेंट्रिज्म बनता है, तब लिबरलिज्म बनता है। न हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएं, न हम एक्सट्रीम राइट में जाएं, ये होता है सेंट्रिज्म, ये होता है लिबरलिज्म, जिसमें सप्रा जी का ओपिनियन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अतुल लौंडे पाटिल जी का हो, जितना राजीव रुखाई का हो, जितना कुलकर्णी जी का हो, सब, जितना राजेश शर्मा जी का हो, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं। हम लोग 54 साल 7 महीने सत्ता में रहे, क्या संघ पर प्रतिबंध लगाया या बंद कर दिया उसको? उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपने विचारों का प्रचार करने का, बिल्कुल है उनका अधिकार। हमारा भी अधिकार है, हम अपने विचार रखें और उन विचारों में संवाद भी हो। इसका मतलब नहीं कि मैं संघ से सहमत हो जाऊंगा। मैं
वैचारिक स्तर पर उनसे जूझता रहूंगा और वो भी मुझसे जूझते रहेंगे। That is a robust democracy. That's a robust journey of every thought in India. India is a mother of thought, mother of philosophy, mother of several ideologies. How can one ideology kill the other ideology and say that I am the supreme ideology, no other ideology? हमारी लड़ाई ही इसी बात से है कि साहब आप सुप्रीम नहीं हो, हम भी सुप्रीम नहीं मानते अपने आप। Let the flow happen. Let every thought flow. मेरे खिड़की और दरवाजे खुले रहे, ताजी हवा आती रहे, ये है गांधीयन थॉट। तो हमारी तो बड़ी स्पष्ट बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 10 साल यूपीए सत्ता में रही, सावरकर जी की मूर्ति पार्लियामेंट में है ना, हटाई तो नहीं ना किसी ने। सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। आप सावरकर जी को मानते हो, मैं गांधी जी को मानता हूं। इस संसद में एक सांसद ऐसी हैं जो गोडसे को मानती है, उनको मन से माफ भी नहीं किया शायद प्रधानमंत्री जी ने, है ना बीबी। तो हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कि नागपुर समझ पाया है। हिंदुस्तान ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, हिंदुस्तान सतरंगा है। हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको ब्लैक और व्हाइट की श्रेणी से बाहर आकर सतरंगे को देखना होगा, इंद्रधनुष को देखना हो, तब आपको हिंदुस्तान समझ में आएगा। उसमें ये डिबेट्स ही खत्म हो जाती है कि सावरकर सही है, गांधी सही है, वो सही है, ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका अपना स्थान है, आइए चर्चा करें, जूझे एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर। लेकिन जहां देश का सवाल आता है, वहां देश के सामने आज क्या सवाल हैं, उन सवालों पर हमें एक होना है। तो आइए एक होकर लड़ते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पूरे देश ने उस एक्सपेरिमेंट को देखा और सराहा। महाराष्ट्र के हित में वो एक्सपेरिमेंट हुआ, देश हित में। हम पिछले 50, 60, 70 सालों से ऐसे कई समझौते किए जब देश सर्वोपरि, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो महाराष्ट्र की उसी एक्सपीरियंस जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कि आप सावरकर से बयान देश के लिए देखिए मैं क्या कह, चर्चा होती रहेगी। जिस तरह से बात हुई सोनिया जी और शरद पवार जी के बीच में, और गो स्लो वाले जो पॉलिसी है, आप कहीं कंसीडर कर रहे हैं उसको पार्टी पर? चर्चा होती रहनी चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए, भिन्न विचारधाराओं में भी संवाद होते रहना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बचपन से मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो बचपन से शाखा में जाते थे, मुझे ले जाने की कोशिश भी करते थे, मैं कभी जा नहीं पाया, उनकी इच्छा ही नहीं। लेकिन उनसे दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, उनसे संबंध अच्छे हैं, उनसे चर्चा होती रहती है, जूझते रहते हैं हम। कभी वो मान जाते हैं, हम कभी नहीं मानते, वो अलग बात है, थोड़ी दूसरी किस्म के हैं, लेकिन चर्चा होती रहती है। लेकिन शरद पवार ने कहा है कि आरएसएस और सावरकर का कोई संबंध नहीं है, सावरकर को जो है माफी भी कहना सही नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट। देखिए उनकी स्टेटमेंट पे मैं टिप्पणी करूं अच्छा नहीं रहता, वरिष्ठ नेता हैं। इतिहास में कई बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि आरएसएस से उनका इतना संबंध नहीं है, ये भी सच है। लेकिन अब उस बात को बार बार उस पर चर्चा करना, क्या जेपीसी की मांग, क्या अदानी पर इंक्वायरी ज्यादा आवश्यक मुद्दा है या नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं। जब देश का एलआईसी के 33 करोड़ लोगों का पैसा जहां अटक गया हो, डूब रहा हो, उसमें जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करें। भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत है, कैसे ध्यान को भटकाना है, हम ध्यान नहीं देते। तो राहुल गांधी की तरफ से जानबूझ के सावरकर का नाम लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको विवाद को पैदा करने की कोशिश, महाराष्ट्र सरकार सीएम डीसीएम जो है वो अपने डीपी को निकालकर वहाँ सावरकर की फोटोज लगा रहे हैं। एक जगह जो है वो गौरव यात्रा निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये मुद्दा बड़ा होता नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने, और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में क्या छत्रपति शिवाजी के विषय में क्या टिप्पणी की थी सावरकर जी ने, उसको लेकर भी क्या मुद्दा बताने वाले, क्योंकि लगातार आधी अधूरी जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। पहले दूसरे सवाल का सुना जवाब, फिर आपके पहले सवाल, क्योंकि पहले सवाल में ज्यादा रुचि भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल जी क्या करने वाले हैं, थोड़ी मिस्ट्री रहने दीजिए। हमने जेपीसी की मांग क्यों की? हमने जेपीसी की मांग इसीलिए की
कि जो हमें परोसा जाता है रोज प्रोपेगेंडा के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, हम जेपीसी की मांग इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों डर रहे हैं जेपीसी में ज्यादा सदस्य तो इन्हीं के होंगे, भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी डर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष तो उन्हीं का होगा। ये इसलिए डर रहे हैं कि सारे तथ्य टेबल पर लाकर रखने होंगे। एसबीआई का क्या रोल रहा, आरबीआई का क्या रोल रहा, सेबी का क्या रोल रहा, एलआईसी पर दबाव किसका था, ये तमाम तथ्य सामने रखने होंगे। किस एजेंसी का क्या रोल था, किस एजेंसी में कौन सा अफसर किसके कहने से रखा गया, मीटिंग का। But your own party's government of Ashok Gehloت in Rajasthan has given a series of projects, including the largest solar number one. In Maharashtra, your party minister, Mr. Aslam Sheikh, was minister for ports in Delhi history. He gave the DP port to Mr. Gautam Adani at the most controversial time. So would you demand that all these contracts be prescribed? Number one. Number two, regarding disqualification. I'm saying the Prime Minister is working for Gautam Adani. Supporting someone and working for someone is absolutely, there is a huge difference. Entire machinery of the government from morning to evening is working for Gautam Adani, is defending Gautam Adani. That's our charge. But Ashok Gehlout, wait, I'm coming to that. I've understood your question. I'm coming to that. So if I question Gautam Adani or Rahul Gandhi attacks Gautam Adani's business empire and the dealings of Gautam Adani, guess who comes out to respond? Either a minister of the government of India or Ravi Shankar Prasad. Why are you speaking for Gautam Adani? That's what we want you to tell us. As far as contracts given to Gautam Adani in chairperson immediately sanctioning a $1 billion loan, we are against crony capitalism. There is a huge difference. After all, builders of modern India, most of them from Mumbai, can their role be undermined? Would it have been possible if the Congress governments were against corporates and against private players? What we are against is, you hand over the keys of the government to one corporate. Sorry, we are against that. पहले रेड होती है किसी एजेंसी की, फिर गौतम भाई खरीद लेते हैं। वो एनडीटीवी हो, वो मुंबई एयरपोर्ट हो, वो कृष्णापट्टनम पोर्ट हो, वो कोई आप नाम ले लीजिए जहां पहले एजेंसी जाती है। मैं पिछली बार भी मुंबई वाले ऑफिस में बोल के गया था, वो वीआईपी मूवमेंट होती ना, पहले पायलट, फिर साहब, फिर एस्कॉर्ट, तो पहले एजेंसी, फिर गौतम भाई, और पीछे पीछे एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार। इस तरह से यहाँ डील्स होती। हमारी किसी सरकार ने इस तरह की डील की हो तो आप मुझे बताइए। इंक्वायरी करवाने वाले साहब बैठे ही हैं, सीबीआई उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, करा दीजिए। और राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर पहली बार पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया, टीएमसी साल बाद आपके साथ में नजर आया। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी की रीजनल पार्टीज की अहमियत को समझते हुए अहम भूमिका निभाए, तो क्या यहाँ से आप रीजनल पार्टीज को उनका जो डिजर्व करते हैं वो देते हुए सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, रीजनल पार्टीज कुछ रीजन्स में दे हैव काफी महत्वपूर्ण है, उनका स्थान है। कांग्रेस पार्टी कभी कुछ हमेशा चलती रहती है, कुछ सुनाई देती है, दिखाई देती है, कुछ आपको नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रक्रियाएं चल रही हैं। सही वक्त पे उन प्रक्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे। संजय राउत ने सोनिया और राहुल जी से क्या सावरकर को लेकर बात हुई है, क्या कुछ अगर वो वहां मिले, मैं यहाँ हूँ। सावरकर के मुद्दे पे डिस्कशन हुआ होगा सर? इतना महत्वपूर्ण जेपीसी की मांग, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि राहुल जी की सदस्यता खत्म हो गई, घर से उनको बाहर कर दिया गया, और भी गम है जमाने में मोहब्बत की सिवा। कांग्रेस का पूरा सवाल ये है अदानी के ऊपर था, लेकिन राहुल गांधी ने सावरकर का विधान करके ऐसा नहीं लगता है सर कि पूरा जो इशू है राहुल गांधी अडिग है अपनी बात पर। सिर्फ अदानी का नाम लेना मतलब नहीं कि हम सिर्फ अदानी की बात कर रहे हैं। अदानी का नाम लेकर जो अदानी का स्कैम है, उन सब के पीछे बेरोजगारी के जवाब छिपे हुए हैं, महंगाई के जवाब छिपे हुए हैं, एक ऐसी सरकार के कारनामे दिखते हैं जो 9 साल से सत्ता में है,
लोगों से वोट लेकर आई है, लेकिन काम अपने दोस्तों के लिए कर रही है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी आपके यहाँ बनी हुई है, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे संवाद एक दूसरे से होता है या नहीं होता पता नहीं, आप लोगों की बातचीत होती होगी, लेकिन जिस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस में अपनी भूमिका उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खास करके वोट बैंक को या क्योंकि सहयोगी नेता उनके, क्या राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे से बात हुई इस मामले में, क्या उन्होंने इसके लेकर किसी तरह की कोई चर्चा की? बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। आप यहाँ से मैडम ने दरार बोला, आप बोले परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये संवाद और ये चर्चा है जो होती रहनी चाहिए, बड़ी स्वस्थ है। संवाद हुआ, संवाद सार्वजनिक हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। विचारधाराओं का आपस का संवाद है, व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। व्यक्तियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधाराएं होती है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा चलती रहती है और उसमें जूझ जो द्वंद्व है वो भी चलता रहता है, चर्चा भी चलती रहती है, संवाद भी चलता रहता है। आप उसको विवाद की परिभाषा देना चाहते हैं तो आप जाने, लेकिन विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, विचारधाराओं के बीच में कम्युनिकेशन आज से नहीं हो रहा, 70 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है। सर, एक साइड से आप बोल रहे हो कि अडानी का मुद्दा जो है इम्पोर्टेंट है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी सफर लंबा चला था और महाराष्ट्र में जब यात्रा थी तभी भी राहुल गांधी जी ने सावरकर के बारे में स्टेटमेंट किया था। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, तो विचारधाराओं का आपस का संवाद 100 साल से चल रहा है, तो चलने दीजिए ना। इसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं, मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ? चलने दीजिए। Sir, you said that differences, ideological differences is good for robust democracy. But at one side we see, it is hampering the collective unity of the opposition. Like they have boycotted the dinner. It will never, I can assure you, it won't hamper unity, which is important in the larger good for the larger purpose. We have shown it to the people of Maharashtra and the people of this country. So be assured, nothing will come in the way to ensure the ouster of Mr. Adani's, Mr. Modi's government. अभी जानकारी हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को वालदा हत्याकांड में जिन साधुओं की मारपीट करके हत्या हुई थी उनकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी। किस तरह से देखा? मैंने भी आपसे ही सुना है, वो जब तक इसको स्टडी नहीं करूँ उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। पवन जी, रामनवमी की बात करें तो बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो या राष्ट्रवादी, सब इसको बहुत भव्य तौर पर मना रहे हैं। आगामी चुनाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस रामनवमी पर महाराष्ट्र में खासतौर पर क्या तैयारियां कर रही है, अगर आप बता सकते हैं? मुझे लगता है महाराष्ट्र के नेता बोलेंगे उस पर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या तैयारी। अयोध्या के लिए लकड़ियां जा रही है महाराष्ट्र से बड़े स्तर पर। आपको जानकारी होगी, जो टीकुड़ है वो हिंदुस्तान के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन टीकुड़ जो है ताड़ोवन में जनरल मिलता है। डिश डिस्ट्रिक्ट कॉलेज आपको बताया, अंग्रेजों ने भी उसके लिए ड्राईपोर्ट बनाया था। तो वो ट्री इंडोर है टीकुड़, हमारे घर से जा रहा, इसकी हमें बहुत खुशी है। और जहां तक रामनवमी की बात है, ये बेवजह बदनामी की जाती है। आपको मैं बताता हूँ, नागपुर में ओंकारेश्वर राम मंदिर है, जिसकी 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है रामनवमी मनाने की। और उसकी रस्सी जो है, वो रथ की रस्सी जो है, सामने मोमिनपुरा है, यहाँ अयोध्या का मंदिर है ओंकारेश्वर राम मंदिर, वो सब मिल के खींचते हैं और वहां पर सभी पार्टी के लोग जो है वो शामिल होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हम ही शामिल होते हैं, हम ही शामिल होते हैं। क्या पता पर कैसा ये मुद्दा बिंदु है कि हम दिखते नहीं। कल प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? हंसी आई, बहुत तेज हंसी आई। और जब मैं हंस रहा था उस वक्त पुलिस वाले मुझे बस में बैठा रहे थे, क्योंकि कल हम सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हो? हमने तो कोई गुदगुली नहीं किया, आपको हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैंने अभी मोबाइल पे देखा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे हमें कुछ बोल रहे हैं, खुद जेपीसी से बचते हुए घूम रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। हमको प्रधानमंत्री को सलाह भी देना चाहिए। हो सकता है आप पर कोई दबाव, दोस्तों का दबाव होता है, हम सब पर होता है दोस्तों का दबाव। बचपन में जिसके साथ बड़े हुए हो जाता है कई बार। अगर आप पर दबाव है, कोई आपको परेशान कर रहा हो, वो गौतम भाई परेशान कर रहे हो, कोई और कर रहा हो, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी परेशानी कम कर देंगे। आप इंक्वायरी करा दीजिए ना। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, चुने हुए प्रधानमंत्री, 303 सीटें हैं, 56 इंच का सीना है, आप में क्या कमी है? डर क्यों रहे हो, दब क्यों रहे हो दोस्त से? हम प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देंगे,
अगर उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इंक्वायरी तो करिए, थे किसी को बैठाइए। तो भ्रष्टाचार पे भाषण अब प्रधानमंत्री के मुंह पर शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी के साथ जो भी घटनाक्रम घटा है, आपको इससे पहले याद होगा उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। इस बार हाँ 2026 का बयान दिया था। अब जो घटनाक्रम कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच में चल रहा है, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखेंगे, या आप भी सेम लाइन पर सोचते हैं? मैं उद्धव ठाकरे जी से 100% सहमत हूँ। जिस तरह से, जिस दिशा में लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है, लोकतंत्र वाकई हिंदुस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उतना ही भरोसा इस देश के लोगों पर है कि वो लोकतंत्र को जीवित रखेंगे। ना केवल जीवित रखेंगे, जो लोग लोकतंत्र को का गला घोट रहे हैं, उनको माकूल जवाब भी इस देश की जनता देना जानती है। इतिहास गवाह है। Rahul ji, you mentioned that Modi government got the highest sector for Congress, but your party leader, senior leader Manish Shankar Agarwal, he went to Islamabad and went and appealed to the Pakistani government to help overthrow the Modi. We absolutely disagreed with him there and then. But he's still there in your We party. absolutely no. He has a right to say what he has to, but we disagreed with him, and that was a track 3, track 2 diplomacy. Track 2 diplomacy में RSS people also went. Mr. Ved Pratap Vaidik, who just passed away this month, he was there. He not only went there, he went and met Hafiz Saeed. We did not oppose that. So, trying to make an issue out of this, who is Manish Shankar Agarwal? He is not a Prime Minister of India. We are in the opposition. But the Prime Minister of India, the government of India, getting ISI to a defense establishment is far more serious than these remarks of a track to diplomacy. Thank you. आज इथे उपस्थित ऑल इंडिया काँग्रेसचे आमचे प्रमुख प्रवक्ते, मीडियाचे, आमच्या ऑल इंडिया काँग्रेसचे सर्व आमचे मित्र सहकारी, आदरणीय पवन खेराजींचं आज इथे आगमन झालेलं आहे। मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा सर्वाला के मॅडमना सांगू की त्यांनी स्वागत करा। आपणही आज सगळे पत्रकार आणि टीव्ही आणि मीडियाचे पत्रकार आणि कॅमेरामन आज इकडे आलात, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक आभार। আমার জিতু পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আছিলে অল इंडिया कांग्रेस कमिटी। मैं अभी जीतू पाटोवारी जी को संवाद में संबोधित करने के लिए निवेदन करता हूँ।
सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, ACC के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, डायस पर बैठे हुए सभी परिवार के व्यक्ति, देश में एक विकट स्थिति जो पूरे देश में राहुल जी बार बार ये बात कहते थे, ये डेमोक्रेसी में जिस तरीके का वातावरण देश में है वो संकेत देता है तानाशाही। आप देखो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 स्तंभ है, वो धीरे 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 चले चले किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ये सर्वविदित। साथियों, बड़े दुख के साथ कि जिस भारतवर्ष को देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राणों का न्यौछावर किया, इस लोकतंत्र के निर्माण और उसको लोकतंत्र को सही तरीके से सुचारू रूप से आम जनता को अधिकार मिले, इसके लिए कानून और संविधान बना और संविधान को सही तरीके से मूर्त रूप हो, इसको लेकर आम जनता की एक लगातार होने वाली 75 साल की कोशिश को जिस तरीके से घात किया जा रहा है, वो आप लोग मीडिया के माध्यम से भी और लोकतंत्र में आम जनता किस तरीके से इसको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, वो सर्वविदित है और चिंता का विषय है। साथियों, अच्छे लोकतंत्र में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। एक अच्छे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान अधिकार हो। एक अच्छे लोकतंत्र में और भारतवर्ष के लोकतंत्र में मीडिया को निष्पक्षता से अपनी बात कहने की आजादी है। पिछले 8 सालों में 1, 2, 3, 4, 5 प्रकरण नहीं, सैकड़ों प्रकरण ऐसे हुए कि जो मीडिया के परिवार के लोगों को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अलग अलग कारणों से, अलग अलग सरकार के अलग अलग राज्यों में भी और देश में मीडिया पर प्रतिबंध कैसे लगे, इसकी भी कोशिश हुई। साथियों, धार्मिक सहिष्णुता इस देश की ताकत है, जो आपस में प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से एक दूसरे को मानवता की रक्षा करके हम आगे बढ़े। इस देश की जो सबसे अच्छी विशेषता है विविधता में एकता, ये हमारी ताकत है। उसको भी ये सरकार में फिर से नोटेड सरकार घात पहुंचाई। साथियों, जो रिसेंट इशू है वो क्या है? रिसेंट इशू ये है कि राहुल जी ने जिस तरीके से गौतम अडानी कंपनी के शेयर को लेकर एक विदेश की रिपोर्ट हिडन फंड की आई, उसको लेकर LIC का नुकसान हुआ, बैंकों का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का इस तरीके का देश के आम नागरिक का डूबा, जो सर्वविदित है, बोलने की आवश्यकता नहीं। मीडिया ने इसको बार बार ताकत से अपने अपने तरीके से बताया। साथियों, एक विपक्ष का दायित्व क्या होगा? एक विपक्ष के नेता का दायित्व क्या होगा कि जब देश की जनता का नुकसान हो रहा है तो उस बात को सही तरीके से फिर से उस जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करें। LIC किसकी कंपनी? जो बैंक है ये किसकी है? देश की। और देश की जो मूल भावना है वो जनता है। तो जो सरकारें होती है वो जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है, उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए होती है। राहुल जी ने जैसे ही 7 फरवरी को अडानी के पूरे घटनाक्रम को संसद में बताया और मोदी जी से 5 सवाल किए। एक सवाल किया कि आदरणीय मोदी जी, आपका और अडानी का रिश्ता क्या है? क्या गुनाह किया उन्होंने? जब उन्होंने संसद में एक प्रधानमंत्री से विपक्ष के नेता ने पूछा कि आपकी और अडानी की कितनी विदेश यात्राएं साथ हुई, क्या गलत किया उन्होंने? अडानी के मसले पर सरकार की विदेश नीति ने कैसे काम किया? वो चाहे श्रीलंका का मामला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, उन्होंने उदाहरण समेत क्या गलत किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि LIC का पैसा जो आम जनता का लगा था, जो बैंकों का पैसा आम जनता का लगा था,
क्या इसमें एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी की मांग की, क्या गलत किया उन्होंने? तो राहुल जी ने जैसे ही ये बात की तो नरेंद्र मोदी जी को ये बात नागवार हुई। और सही तो ये है कि एक डरा हुआ राजा भाग गया कि अब मेरी पोल खुलने वाली है। तो उन्होंने जिस तरीके से राहुल जी को लेकर विदेशों में गए तो वहां के बयानों को कारण बना के संसद नहीं चल रही। देश के इतिहास में पहली बार कि सत्ता पक्ष संसद में संसद नहीं चलने दे रहा, सदन नहीं चलने दे रहा। साथियों, बात इतनी नहीं थी। जब संसद में आकर राहुल जी ने जो आरोप प्रत्यारोप में लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री, उन्होंने कहा मैं इस पर बयान देना चाहता हूं, संसद के अंदर देना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। जब राहुल जी ने अध्यक्ष से ये बात करके उनसे प्रार्थना की, लिखित में संसद के लोकसभा के अध्यक्ष को फिर दिया, फिर एक बार की, 3 बार लगातार रिक्वेस्ट, पर नरेंद्र मोदी जी की रणनीति राहुल गांधी जी को अंदर भाषण देने की नहीं देने की। यहां तक बात होती तो देश में आपने सबने देखा है किस तरीके से लोकतंत्र में, मैंने कहा, चारों पिल्लरों का दुरुपयोग सरकार कर रही है। जब सरकार अपने हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को और अपने पापों को ढकने के लिए अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार करेगी तो फिर आने वाली भावी पीढ़ी के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? साथियों, जैसे ही राहुल जी ने संसद में ये बात चालू की तो संसद नहीं चली। दूसरा घटनाक्रम साथ साथ और चल रहा। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तुम जेपीसी की मांग करोगे, हम ओबीसी की बात करें। जेपीसी की मांग करिए कि आप जांच करवाओ, वो करी जेसीपी की बात। कि हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार ये भाषण किया। उन्होंने एक बार भ्रष्टाचार को विकास के लिए बाधा है, ये प्रधानमंत्री के वाक्य है, भ्रष्टाचार विकास के लिए बाधा है, यह सार्वजनिक संसाधनों का निजी जेबों में ले जाता, और ये सार्वजनिक संसाधनों को निजी जेबों में ले जाता है, गरीबों के और जरूरतमंदों के हितों के हिस्से का लोग भ्रष्टाचार कर लेते। ये उन्होंने एक बार कहा जिस दिन भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस था, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। साथियों, हमने अपनी पूरी ताकत भ्रष्टाचार से लड़ना है और हम भारत की इस बुराई का अंत करेंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा। कब कहा? देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीन से कहा। उन्होंने लाल किले की प्राचीन से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। अब मुझे भ्रष्टाचार से लड़ना है तो भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी 2 आंखें, एक आंख विपक्ष को लेकर, जनता को लेकर और देश को लेकर, और एक आंख सिर्फ बीजेपी के नेताओं को लेकर थी। विपक्ष के भ्रष्टाचार पर उन्होंने काम करना चालू किया और विपक्ष को लोकतंत्र की हत्या में उसको हथियार बना। 75%, 80% केस विपक्ष के लोगों पे लगाए, लगाम लगाई। इनमें से जो लोग, जिसमें आपके मुख्यमंत्री भी हैं, जो लोगों ने उनकी शरण ले ली, हाथ जोड़ लिए, पेट छू लिए और बीजेपी में चले गए, उनके लिए फिर दूसरी आंख चालू हुई कि उनकी फाइलें बंद और विपक्ष को भ्रष्टाचार की आड़ से काटना। ये अपने आप में ये बताता है कि भ्रष्टाचार को लेकर मेरे प्रधानमंत्री का बोलना कुछ है, देखना कुछ है और करना कुछ है। ये देश के लिए संकट है। साथियों, बात इतनी नहीं है। फिर राहुल जी ने इसके साथ साथ 7 फरवरी का भाषण, 7 फरवरी के दिन में सवाल होने की शुरुआत की कही। राहुल जी ने जैसे ही उठाया, नरेंद्र मोदी जी का जो व्यवहार था, उनकी सरकार का व्यवहार था, उनके काम करने का तरीका था, वो विचलित होने लगा। 7 तारीख के भाषण के बाद 16 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक, उन्होंने, वो भी मोदी है, उन्होंने एप्लीकेशन जो राहुल जी पर मानहानि की चल रही थी, उसको पहला केस था कि एक जिसने एप्लीकेशन मानहानि की लगाई कि मेरा अपमान हुआ है, उसी ने वापस कोर्ट में जाके ये कहा कि मैं ये केस पे रोक चाहता हूं।
जैसे ही ये राहुल जी का भाषण हुआ, फिर वो 16 तारीख को फरवरी को गए कि अब मैं वापस अपने मानहानि का केस चालू करना चाहता हूं। आप देखो, जैसा जयराम रमेश जी ने कुनोला जी की बात की थी कि 7 अप्रैल का भाषण हुआ, 16 अप्रैल को केस की एप्लीकेशन वापस ली, 7 मार्च से जो कोर्ट ने स्टे दे रखा था, कोर्ट ने स्टे दे रखा था 7 मार्च 2022 से, उस स्टे को उन्होंने वापस लिया और 7 फरवरी के भाषण के बाद 16 फरवरी को जैसे इनकी एप्लीकेशन लगी, 27 फरवरी से फिर हेयरिंग चालू। अब देखो, देश में एक भी केस इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिसमें केवल 20 दिन में केस का निपटान हुआ, सिर्फ 20 डेज। 27 तारीख को ट्रायल चालू हुआ और 23 मार्च को राहुल जी को सजा हो गई। अब आप देखो कि भाषण लोकसभा में नहीं देने के कारण उन्होंने संसद में सत्ता पक्ष ने अवरोधक पैदा किया। इस बीच जैसे छुट्टी आई 15-20 दिन की, उसके बीच में राहुल जी का एक केस ओपन हुआ, उसी बीच में उनको सजा हुई और सिर्फ 24 घंटे में उनको निष्कासित कर दिया। ये क्या बताती है पूरी घटना? ये बताता है कि लोकतंत्र की हत्या करने में नरेंद्र मोदी कोई पीछे नहीं रहेगा। पर ये हो क्यों रहा? इतनी ज्यादा हठधर्मिता क्यों हो? एक ये बुकलेट है, ये हम सब आपको प्रसारित करेंगे, आपको भी सोशल मीडिया के नेट के माध्यम से भी सबको सर्कुलेट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये भी आसानी इसमें भी आपको ट्रांसलेट करके देंगे। इसमें पूरा विवरण क्या है? हम अडानी के हैं कौन? मतलब मोदी जी अडानी के हैं कौन? उन्होंने, जयराम रमेश जी ने लगातार उनसे प्रश्न किए मीडिया के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, उनसे हर चीज का एक चीज पूछी गई। साथियों, इनका आप देखो, अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप, अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप, पूरा विपक्ष देश का एक साथ होकर ईडी ऑफिस गया, सीबीआई ऑफिस गया और उन्होंने आरोपों का लिखित कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, सरकार के आंख और कान सुनते, ईडी के भी आंख कान नहीं सुनते हैं, सीबीआई के भी आंख कान नहीं सुनते। फिर मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति जिसमें एयरपोर्ट आते हैं, जिसमें पोर्ट्स आते हैं, कृषि आती है, पावर ऊर्जा आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के भी कई आइटम्स आते हैं, शहरी विकास आता है और भी कई ऐसे अडानी समूह के सुस्ट्रक्चर में आखिरी की नियामकों और एजेंसियों को मोदी सरकार द्वारा चुप कराया गया है। पूरी घटनाक्रम में सरकार की एजेंसियां अडानी के किए हुए कुकर्मों को देखेंगी नहीं। 20,000 करोड़ रुपया, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, शेल कंपनियों का इसमें लगा, वो किसका था? ये भ्रष्टाचार की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री चिल्ला कर झाड़ने वाले कि मेरे लिए कोई आगे है, मैं पीछे है, मैं तो देश को समर्पित हूं। फिर आपको क्या डर है? क्या डर है? क्यों आप बचना चाहते हो इस भाव से कि मैं अडानी पे कार्रवाई नहीं करूंगा? क्यों बचना चाहते हैं कि उन पर संयुक्त संसदीय कमेटी, जिसमें बीजेपी के भी सांसद रहेंगे, सत्ता पक्ष के भी सांसद रहेंगे, विपक्ष के भी सांसद रहेंगे, आप संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने से आपको गुरेज क्यों है? इतना बड़ा घोटाला हुआ तो मोदी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है, पर संयुक्त संसदीय कमेटी बिठाना नहीं चाहती। क्यों? ये देश के सामने सवाल, देश की जनता के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इससे बढ़ के भारत के लोगों का जो नुकसान हुआ, वो LIC में जो पैसा लगा था, जो बैंकों में पैसा लगा था, जो खुदरा निवेशक थे, जो नागरिकों ने अपने पैसे लगा रखे थे, आखिर देश के नागरिकों की सरकार है ये, नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने वोट दिया उन्हीं की सरकार है। तो ये सवाल अल्टीमेटली राहुल गांधी जी ने पूछे तो कौन पूछे? विपक्ष के नेता ने पूछे तो कौन पूछे? 70% लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोट किया देश में, 30% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट किया। देश की हमारी खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है,
लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जीता वो सिकंदर, वो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। पर सम्मानित प्रधानमंत्री को जिन 70% लोगों ने वोट नहीं किया, वो सवाल नहीं करेंगे, वो इनसे हिसाब नहीं मांगेंगे, इनसे ये नहीं कहेंगे कि आपको सही तरीके से देश चलाना है। तो आप जो संसद का सबसे बड़ा अधिकार होता है लोकसभा में अपनी बात कहने, वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी जी को चुन के भेजा, इतने लोगों ने एक साथ वोट किए, उन लोगों का अपमान किया नरेंद्र मोदी जी ने। जिस तरीके से एक क्लोरोलॉजी, जिस तरीके से मैनिपुलेशन करके, देश को नहीं समझ में आता है कि एक तरफ राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दी उसको पूरी को बाहर निकाल दिया, जो खड़गे जी ने स्पीच दी उसको पूरी को बाहर निकाल दिया, और उसी समय सत्ता पक्ष उनके अगले भाषण नहीं होते था, उसी पक्ष कोर्ट में मुकदमा चलता है, उसी समय उनका निलंबन होता है, उसी समय संसद से भी उनको नोटिस होते हैं। मतलब कितना डर है मेरे प्रधानमंत्री, इतने डर से मेरे प्रधानमंत्री देश कैसे चलाए। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले मेरे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को दो आंख से कैसे देखेंगे, ये सवाल देश के सामने है। कांग्रेस पार्टी ने कल, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पूरा एक एक करके सारी चीजें आपके सामने, देश के सामने ला रहे हैं। आज पूरे देश में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक प्रेस नोट हम आपको जारी करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो सबको अभी जल्दी से दे दे तो उसको पढ़ के भी कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। तो भाजपा के जो अलग अलग पाखंड है, वो चाहे ओबीसी की बात को लेकर हो, चाहे विदेशों में राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर सवाल खड़े करने को लेकर हो, चाहे राहुल जी को और अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन करके झूठ और अलग अलग बातें कहने की बातें हो, मैं मानता हूँ कि ये सब बातें आपके सामने हैं। और जिस तरीके से कोर्ट को भी, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उसमें लीगल टीम अपना काम करेगी, पर अल्टीमेटली देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि कभी इससे पहले ये शब्द देश में नहीं आया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये शब्द जिस स्वतंत्र हमारी मीडिया है, जो विधायक को, सांसद को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सरकारों को सही काम करवाने के लिए बाध्य करती है, उस पर प्रश्न खड़ा किया शब्द। कभी इससे पहले न्यायपालिका पर सवाल उठे। क्या कारण है कि जो चर्चित जितने केस थे देश में, उन केसों के बाद जो निर्णय आए, वो निर्णय को देश की जनता ने आत्मसात किया, कोई सवाल खड़ा नहीं। पर अंतोगत्वा जिन जजों ने निर्णय दिए वो सब राज्यसभा, लगभग ज्यादातर राज्यसभा से ज्यादातर राज्यपाल बने। पहली बार देश में ये देखने को आया कि सबसे बड़ी पंचायत देश की संसद, उसमें से सांसद निलंबित हो रहे हैं। इससे पहले 15-12 सांसदों को निलंबित किया गया था, उससे पहले 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। अभी यहाँ भी आज भी निलंबन हमारे विधायकों का विधानसभा में किया गया। मैं खुद जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा निलंबन मध्य प्रदेश की विधानसभा में किया गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग विधायकों का निलंबन होने लगा है और कोई कारण नहीं बनता, नियमों के विरुद्ध होता। मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय भी है और खतरा भी। और अंतोगत्वा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जो पत्रकार, निर्भीक पत्रकार अपनी बात कहता है, रिपोर्टिंग करता है, जो जनता के को न्याय दिलाता है, घर में तकलीफें पाता है, फिर भी जनता की लड़ाई लड़ता है, अपने परिवार से सेक्रीफाइस करता है, फिर भी देश के लिए काम करता है, वो जेलों की सलाह है। ये आज चिंता नहीं लोकतंत्र के लिए। साथियों, जैसा हमने कहा, ये बुकलेट हमने जारी की है, हम आपके हैं कौन, नरेंद्र मोदी के अडानी है कौन। उसमें राहुल जी का सवाल है कि क्या रिश्ते हैं अडानी और नरेंद्र मोदी के। राहुल जी का सवाल है 20,000 करोड़ रुपए शेयर कंपनियों का अडानी समूह में डाला, किसका है, ये जांच हुई। कांग्रेस पार्टी का सवाल है संयुक्त संसदीय कमेटी को हम नहीं होना चाहिए, देश के सामने सही बात आए या नहीं आए। कांग्रेस पार्टी का और पूरे विपक्ष का सवाल है कि कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई एजेंसियां। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र खतरे में है। जो एजेंसियां हैं सिर्फ वो सरकार को प्रोटेक्ट करती है। 1, 2, 3, 4, 5 केस नहीं ऐसे, सैकड़ों की तादाद में
मैंने जैसा उदाहरण दिया आपके अपने मुख्यमंत्री का, इसी आसाम के मुख्यमंत्री का, कांग्रेस में थे, उन पे केस थे सीबीआई शारदा घोटाले के भी, और दूसरा एक था जो मैं मानता हूं कि लुइस बर्गर। तो कहने का अर्थ है तो भाई ने जब कारण क्या है, बीजेपी में जो गए पाप साफ हुआ, वॉशिंग मशीन में ढुल गए और विपक्ष के लोगों को यातनाएं हैं। मैं मानता हूं ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, ये सारे सब जो भावना है आपके माध्यम से हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र के स्वतंत्र पहले आप सब हमें विश्वास है कि आप सब जिस तरीके से मैंने जो भावना देखी आप भी महसूस करते हैं और प्रदेश में आम जनता भी महसूस करते हैं। एक तरफ इस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। भारतवर्ष की जो पुरानी परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, भगवान राम कृष्ण और पैगंबर की परंपराएं हैं, जिसमें ये भावना कि प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से और इंसानियत से देश चले, दुनिया चले। हमारे हिंदू धर्म में एक ही बात कही गई, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे हिंदू धर्म में एक ही बात कही गई, मानवता की रक्षा की। हमारे हिंदू धर्म में एक ही बात कही गई कि प्राणियों में सद्भावना हो। ये सरकार उस भावना का भी विरोध करती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे विधायकों को भी आज रिस्पेक्ट किया गया, वहाँ भी लगातार जिस तरीके से सरकार ने हठधर्मिता की स्थिति हम निंदा करते हैं और 30 दिन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने लिया है जो लगातार नरेंद्र मोदी को मजबूर करेगा, मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार थे। धन्यवाद। हमारे दोनों के उपनेता और विधायक जी का स्वागत करना अपोजिशन विधायक। हाँ, ये थोड़ा असेंबली के अंदर का आप तो करेंगे फिर करेंगे। हाँ, कोई सवाल हो आपके तो आप कर सकते हैं। ये प्रेस रिलीज इसको जारी कर रहे हैं। कोई सवाल है आपके? नहीं है, ठीक है। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাজপথত ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে। সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাজপথত সাধাৰণ ৰাইজ নামিবলগীয়া হৈছে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। এই কথাবিলাক আপোনালোকক আমি ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আজি আমি বিধানসভাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সংসদ পদ খাৰিজ কৰালৈ যি বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছিল সেই বিষয়ে নিয়ম নীতি মানি ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ আমি ধাৰা উল্লেখ কৰি সদনত আমি কথাটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আমাৰ লিডাৰে এই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছিল আৰু আমি তাক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ, কিন্তু শাসক পক্ষই তেওঁলোকৰ যি গণতন্ত্ৰ বিৰোধী স্থিতি সেইটো ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত আমাক আলোচনা কৰিব নিদিলে। আমি বিধি অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী আমি কৈছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আজি বিপদাপন্ন। ৰাহুল গান্ধীৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব খোজাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনৰ যিবিলাক সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰিপন্থী নীতি সেইবিলাক সুচাৰুৰূপে সংসদত কৈ দিয়াৰ কাৰণেই
সংবাদপত্ৰৰ মাইক বন্ধ কৰি দিছিল। তাৰপিছত তেওঁ ভাৰত যোৱা যাত্ৰাৰ যোগেদি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত বিদেশলৈ গৈ তেওঁ বিভিন্ন কথা বতৰা কিনি সংসদত ক'বলৈ যোৱাৰ সুযোগে অন্যায়ভাৱে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ কথাবিলাক ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত তেওঁৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰিছিল। এই খাৰিজ কৰালৈ আজি আমি বিধানসভাত দুটা কথা উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে এটা আইনগত আৰু এটা হ'ল ৰাজনীতি। আইনগত কথাবিলাক আইনীভাৱে আমি বুজিম, কিন্তু যিখিনি আমাৰ ৰাজনৈতিক কথা যেনেদৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে সংবিধান বিপদাপন্ন, গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন। গতিকে আমাক অন্য কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি আমাক আলোচনা কৰিব দিব লাগে। আজি শাসক পক্ষই বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰে আজি ইয়াত দুৱনি কুঁৱলী পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিব গৈছিল। আমাৰ বিধায়ক, আমাৰ লিডাৰ প্ৰমুখ্যে আমাৰ যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে আমি নিজকে ধন্যবাদ জনাম। আজি মই ভাবোঁ যে আজি বৰ্তমান চৰকাৰখন সচকিত হৈছে, ডিফেন্সিভত আহিছে, আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই আমাক বাৰম্বাৰ মাতি নি আজি আমাৰ বিধানসভা চলিবৰ কাৰণে কৈছিল। পিছত এনে এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যিবিলাক অবজেকশ্যনেবল কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল, ইমান প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি সংসদৰ মজিয়াত আজি আমাৰ বিধানসভা উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। এইটোৱে হ'ল আমাৰ আজি বিৰোধী পক্ষ কংগ্ৰেছ। এইটোকে আমি আজি কৈছোঁ। আমি আজি 24জন বিধায়কে আজি আমি সত্যৰ পথত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে যুঁজাৰ বাবে, সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে যুঁজাৰ বাবে আজি চৰকাৰখনে চমকিবলগীয়া হ'ল। এই সময়খিনি হ'ল আমাৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ সময়। এই সময়খিনি হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ হাত শক্তিশালী কৰি সকলো অপজিশ্যন যেতিয়া একগোট হৈছে আজি বিজেপি আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল আজি সচকিত হৈছে। কাৰণ আজি আমাৰ বিৰোধী পক্ষ সমন্বিত কংগ্ৰেছৰ যিসকল আছে সেইসকল আজি 70% হৈছে। 70%ৰ বিপৰীতে 30% বিজেপি লগত আছে বুলি আজি তেওঁলোকে গম পাইছে, আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি পিছ হুকিছে। মই ভাবোঁ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি বিধানসভাত যিদৰে যুঁজিলোঁ, আমি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক আজি পৰাভূত কৰিছোঁ। তেওঁ নিজে উদ্ৰ কৰিছে। তেওঁ আজি বিধানসভাত এই উদ্ৰ কৰাটো এই বিদায়ী গভৰ্ণমেণ্টৰ উল্টা কৰাৰ আজি পথত আৰম্ভ হৈছে। আমি ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে AICCৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত আমি AICCক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল বিৰোধী পক্ষই এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ, ৰাইজকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো এইকাৰণেই কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰত দেখা গৈছে যে যিসমূহ বিৰোধী দল তেখেতসকলৰ বাবে এখন বেলেগ আইন আৰু যিবিলাক শাসক দল তেওঁলোকৰ কাৰণে যেন এখন বেলেগ আইন হৈ আছে। আৰু এই কথাখিনি বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া তেখেতৰ বিষয়ে বিৰোধী দলে সদনত তেখেতক মাফি খুজিব লাগে বুলি যোৱা সময়ছোৱাত সদন অচলাৱস্থা কৰিছিল, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিল যে মই লণ্ডনত কি কথা ক'লোঁ মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম, গোটেই ভাৰতবাসীয়ে জানিব আৰু মোক ক'বলৈ সুযোগ দিয়ক। এই সুযোগটো যাতে তেওঁ নাপায়, কাৰণ এই সুযোগ পোৱা হ'লে তেখেতে মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আদানীৰ যি সম্পৰ্ক আমাৰ দেশৰ কেনেকৈ কেইজনমান ধনী মানুহৰ অৰ্থ সম্পদ 23 লাখ কোটিৰ পৰা 8 বছৰৰ ভিতৰত 56 লাখ কোটি হৈছে মাত্ৰ 100জনমান ব্যক্তিৰ। আৰু যিটো আমাৰ ৰাজ্য শাসনৰ যিটো আমাৰ নিয়মাৱলী ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ পৰিপন্থী, য'ত লিখা আছে যে আমি সকলোকে অধিকাৰ দিব লাগে, সকলোৰে বাবে ভাল থকা খোৱা ব্যৱসায় সকলোখিনি হ'ব লাগে, এইবিলাক নহৈ পেলাই আমাৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা খণ্ড সেইবিলাক আইন ভংগ কৰি হ'লেও কেনেকৈ আদানীক গতাই দিয়া হৈছে এই কথাবিলাক নিশ্চিতভাৱে ক'লে হয়।
আৰু এনেকুৱা কথা ক'লে মানে শাসক ভুল শেষত পৰিলে হয়। সেই গতিকে 2019 চনত কোলাৰত দিয়া এটা বক্তব্যৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এটা গোচৰ কৰি তেখেতৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰা হ'ল। তেখেতৰ এই গোচৰটো তেওঁ কৈছিল কেইজনমান মোদীৰ নাম, নীৰৱ মোদী, ললিত মোদী ইত্যাদি, আৰু তেওঁলোক চুৰ বুলি চবেই জানে, বেংকৰ পইচা চুৰ কৰি বিদেশত আছেগে। সেই গতিকে চুৰৰ কি মান সন্মান আছে? চুৰটো চুৰেই, ভাল মানুহ যদি এজন শিক্ষকক কোৱা হয় তুমি চুৰ বুলি, তেতিয়া তেওঁৰ মান সন্মান আহিব লাগে। সেই গতিকে এই ডিফেমেশ্যন কেছটো প্ৰকৃততে আহিবই নালাগিছিলে চুৰক চুৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু এটা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক গছগত পেলাবলৈ 2 বছৰৰ যদি ইয়াত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই গতিকে চুৰক চুৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে 2 বছৰ শাস্তি দিছে এখন আদালতে। তাৰপিছত এমাহ আছে, সেই আদালতে কৈছে আপুনি আপিল কৰিব পাৰিব এমাহত। এমাহৰ এই আপিলৰ সময় থকা অৱস্থাত তেখেতক আপিলৰ সুযোগ দিব লাগিছিলে, যিটো কথা জাষ্টিছ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া DY চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াই আজম খান আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেছত কৈছে যে আপিল কৰিব লাগে, খৰতকীয়াকৈ এনেকুৱা কৰিব নালাগে। কাৰণ কিছুমান কাম খৰতকীয়াকৈ কৰা আৰু কিছুমান কাম দেৰিকৈ কৰা ইয়াত স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আজম খানক এদিনতে খেদাব বিচাৰিছিল, কিন্তু UPৰ এজন মন্ত্ৰীক এমাহ ধৰি এনেকুৱা গোচৰত অভিযুক্ত হোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰা নাছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এজন সদস্য 3 বছৰ ধৰি এনেকুৱা কেছত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতো মন্ত্ৰীপদ খাৰিজ কৰা নাছিল। সেই গতিকে আইন সকলোৰে বাবে সমান হ'ব লাগে। আমাৰ আইনৰ যি জনক বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যদিহে সংবিধান কোনোবাই মানিব নিবিচাৰে, সংবিধান উলংঘা কৰিলে সেই সংবিধান ময়ে জ্বলাই দিম। তেখেতে কৈছিলে ভাল মানুহৰ হাতত থাকিলে বেয়া সংবিধান ভাল হ'ব, কিন্তু বেয়া মানুহৰ হাতত ভাল সংবিধান থাকিলে সেই সংবিধান নষ্ট হ'ব। আজি আমাৰ দেশত সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, আৰু সেই গতিকে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যোগেদি এই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ মাজত যাব আশা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ দলক লৈ পেলাই আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি অপমানীয় কথা কৈছিল, তাৰ কাৰণেও আমি বিশেষ অধিকাৰ সংঘৰ এটা কমপ্লেইন নিয়ম অনুসৰি স্পীকাৰ আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ হাতত আজি দিছোঁ। তেখেতে আমাৰ দলৰ কোনোবা সদস্যই তেখেতক আমাৰ দলৰ কথা ফাদিল কৰে বুলি কৈছে, যিটো অভিযোগ ইয়াৰ পূৰ্বে UDF দলৰ বিধায়ক পৰিৱৰ্তিত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াও কৈছিলে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে, আৰু মই তাৰ বিৰুদ্ধে এটা কেছো দি থৈছোঁ, আপোনালোকে জানে। আৰু আজি এনেকুৱা কথা সদনত এবাৰ নহয় 2বাৰ 3বাৰ তেখেতে উচ্চাৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, যিটো আমাৰ বাবে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। ইয়াৰ আমি বিচাৰ বিচাৰি অধ্যক্ষ মহোদয় प्रिंसिपल सेक्रेटरी এখন কাগজ। अच्छा, अंत में फिर से आपके कोई सवाल है? हिंदी समझते हैं ना सर? अंत में ये है कि सरकार आगे भी चल रही है। अंग्रेज जब थे, देश की आज़ादी के पहले भी अंग्रेज के टाइम भी चुनाव, पर प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता, संविधान का पालन नहीं होता। अपने हितों के अनुसार अंग्रेज अपनी सरकार चलाते। साथियों, फिर से ये लड़ाई है लोकतंत्र की रक्षा की, ये लड़ाई है संविधान की रक्षा की, ये लड़ाई है 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों का आया, उसका हिसाब नरेंद्र मोदी जी को, अपनी सरकार को देना है। मोदी और अडानी जी का रिश्ता क्या है? जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि ये चिल्ला चिल्ला के तस्वीरें बताती है, चिल्ला चिल्ला के तस्वीरें बताती है, जो राहुल गांधी जी ने भी बताई थी। ये तस्वीर आप देखो, ये तस्वीर राहुल जी ने संसद में बताई थी कि प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक चार्टर प्लेन में आराम से बैठे बातें कर रहे हैं, एक दोस्त की मुद्रा में। तो ये चित्र क्या कहता है? ये अडानी जी कितनी बार ऑस्ट्रेलिया, कितनी बार बांग्लादेश, कितनी बार श्रीलंका और अन्य देशों में कब कब गए देश के प्रधानमंत्री के साथ अडानी जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जैसा मैंने कहा कि कई जगह हर सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो साथियों, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों के किसके थे? निलंबन के पीछे मोदी की मंशा क्या थी?
राहुल जी के निलंबन के पीछे मोदी सरकार की, मोदी की मंशा क्या थी? जेपीसी की मांग पूरे देश की मांग, पूरे विपक्ष की मांग, सरकार क्यों पूरी नहीं करना चाहिए? न्याय से बचना क्यों चाहती? क्या मंशा है इसके पीछे? एजेंसियां सीबीआई और ईडी सो क्यों रही है? चुप क्यों है? देख क्यों नहीं रही? और अंत में मोदी जी का भ्रष्टाचार का न्याय दो आंखों से क्यों? एक बीजेपी का भ्रष्टाचार जिसमें सरकार देखती नहीं, और एक पूरा देश। ये सरकार जो मोदी जी ने कहा था अब का रहेगा भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे का क्या है? यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुरब्बी अशोक गहलोत साहेब, राजस्थान इंचार्ज सुखजेंद्र सिंह जी रंधावा साहेब, राजस्थान कांग्रेस समिति प्रमुख गोविंद सिंह जी डोटासरा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा साहेब, गुजरात विधानसभा कांग्रेस पक्षना नेता मान्य अमित भाई, पूर्व प्रमुख पूर्व मंत्री श्री मान्य भरत सिंह जी, पूर्व विरोध पक्षना नेता पूर्व प्रमुख मान्य अमित भाई, हमारा सेक्रेटरी रामकिशन जी ओझा जी, वीरेंद्र सिंह राठौर, उषा नायडू जी, बी संजीव जी, उप नेता शैलेश भाई, कार्यकारी प्रमुख इंद्र विजय सिंह भाई, उप प्रमुख विमल भाई, पंकज भाई, साथी पत्रकार प्रवक्ताओं मनीष भाई, हेमंत भाई અને વહાલા ગુજરાતના પત્રકાર ભાઈઓને સમગ્ર દેશની પરિસ્થિતિના અનુસંધાને સમગ્ર દેશના 65 શહેરોમાં આજે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા પત્રકાર પરિષદો થઈ રહી છે। એના ભાગરૂપે રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબ આપણી વચ્ચે છે અને ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં સૌથી સાથે પત્રકાર મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કરવા આવી રહ્યા છે ત્યારે આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબને વિનંતી કરું કે સર आप सभी से वार्तालाप करें। अशोक गहलोत कांग्रेस अशोक गहलोत लिखो। हाँ, कांग्रेस अशोक गहलोत। मेरे साथ तमाम नेता बैठे हैं, समय बचा नहीं, ये सबके नाम लेना आप सकते हैं, आप सब जानते हैं सब कोई। रंधावा साहब हमारे राजस्थान प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस के हमारे गोविंद डोटासरा जी हैं, बाकी लोग कुछ समझे आपके अपने हो गए हैं यानी कि, और बाकी यहाँ की हस्ती जो है नेता वो सब आप जानते हैं और मुझे भी आप जानते हैं। मैं भी आपके साथ में 2017 में काफ़ी लंबा रहा। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं गुजरात में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। पूरे देश के अंदर करीब 30-35 जगह पर एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और देशवासियों को बताया जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मानता। ये पूरे कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, जो राहुल गांधी जी ने कहा था, तमाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। देशवासियों के लिए उसमें मीडिया तो आ ही जाता है, क्योंकि मीडिया में पत्रकार लेखक साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं, आलोचना करने वाला देश थोड़ी देश करता है, जबकि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है। आपको सुनाई बिना आलोचना के बिना विपक्ष के लोकतंत्र क्या होता है। इन हालातों में देश चलने लग गया है मोदी जी के 9 साल के साथ। झलक मिली आपको, विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये जो मुद्दा हुआ शुरू द्वारा, ये 4 साल पहले कर्नाटक में शुरू हुआ, किस प्रकार यहाँ पर केस दर्ज किया गया, किस प्रकार हाईकोर्ट में आके जो प्राचीन था उसने खुद ने रोक लगवा दी,
और जब उसको शूट किया तो रोक हटवा दी गई। मुझे राहुल गांधी जी बोले पार्लियामेंट के अंदर अडवाणी जी और मोदी का रिश्ता क्या, मोदी जी का रिश्ता क्या है अडवाणी जी के साथ, ये तो बोले थे। 4 सवाल पूछे थे उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए देश के इतिहास में, देश के इतिहास आजादी के बाद में कभी भी ऐसा हुआ है क्या? पंडित नेहरू पे भी आरोप लगे होंगे तो जवाब दिया होगा। आरोप लगाने वाले कौन थे? फिरोज गांधी थे, उनके दामाद थे, तो जवाब दिया गया। आज तक इतिहास में असेंबलियों में लोकसभा के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। आरोप लगाना तो मतलब चिंता लगती है। जवाब खुद ने भी नहीं दिया ना किसी दिलवाया। मतलब अडवाणी जी का नाम लो ही मत दी, जिससे कि ये इश्यू अपना खत्म हो जाएगा। क्या ऐसे इश्यू खत्म होते हैं? तो आप सोच लीजिए कि जिस रूप में माहौल बनाया गया, जैसे ही रिश्ता पूछा गया अडवाणी जी का और मोदी जी का, और सरकार हरकत में आ गई। आप बताइए दूसरा मुद्दा, लंबे जगह क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? आज मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो ये चाहे तो ये दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका कोई सुन सकता है। क्या ये मालूम नहीं सरकार को कि इंटरनेट का जमाना है? राजीव गांधी का सपना था वो पूरा हुआ, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, दुनिया देख सकती है एक साथ में। राहुल गांधी जी वही बोले लंदन के अंदर जो कि हिंदुस्तान में कई बार बोल चुके थे। नंबर 1, नंबर 2 जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा लगातार बोल रहे थे। 8-9 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो मुख्य मुद्दा था लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। एक भी बात ऐसी नहीं बोली लंदन में जो कि देशवासियों को बुरी लगती हो, पर गुमराह करने के लिए देशवासियों को कभी ओबीसी लाते हैं, कभी देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, और आप मांग करो, माफी की मांग करो, बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा भाई मुझे कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाया आप लोगों ने उसमें, तो मेरा अधिकार बनता है, मैं भी 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मेरा अधिकार बनता है कि मैं जवाब दूं पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सिंपल नियम है पार्लियामेंट का, और जो कोई रोक नहीं सकता। उसके बावजूद जाके मिले स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब ने भी हल्के टाल दिया। पहले तो उनपे मूट किया गया माइक को, एक बार उन्हें एक्सपेंड कर दिया गया बोलने की बातों को। एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए आप, पहले तो आप कुछ भी कर सकते हो, स्पीकर का पावर होता है, परंतु परंपरा रही हमेशा कि हाउस के अंदर बोलना पड़ता है स्पीकर को या सभापति को कि भाई कोई बात ऐसी आगे सामने है तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, जैसे कि मीडिया वाले समझ जाए तो भाई इसको आपको बाहर नहीं देना है क्योंकि एक्सपेंड कर दिया गया। ये तो मीडिया वाले जानते हैं बात को, वो नहीं हुआ है। उसके बाद में हाउस खत्म होने के बाद में उसको एक्सपेंड कर दिया गया। ये तो पहली बार तमाशा हो रहा है। और उसके बाद में माफी मांगो मत, माफी कब मांगे? बोलते 2 बजे, बोलने के बाद में आपको भी आप माफी मांगो साहब। तो ये समझ में आती बात को कि हम आपकी बातों का, हम आपके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है। माफी की बात कब आती है? जब आप आरोप लगाते हो कि तो मैं चलो जवाब देता हूँ, जवाब देने के बाद लगे नहीं आता आपके बात संतुष्ट नहीं है, आपकी जवाब संतुष्ट नहीं है, माफी मांगो, तो ये समझ में बात आती है। आप तो उनको बोलने दे नहीं रहे हो, माफी मांगो बस, और हाउस को बंद करवा रहे हो, खत्म करवा रहे हो। और सत्ता को खुद ही जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है हाउस चलाने की, वो कह रहा है कि बार बार अर्जन करवा रहा हाउस को, हल्ला करके, और उनको बोलने नहीं दिया गया। और जो घबरा गए थे, भारत जोड़ो यात्रा जो सफल रही है, ये पूरा खेल वहां शुरू होता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, करोड़ों रुपए में उन्होंने खर्च किए उनको इमेज खराब करने के लिए, सोशल मीडिया ट्रोल आदमी के द्वारा वो तमाम बातें धुल गई, चिंता में पड़ गया हाईकमान उनका, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब चिंतित हो गए।
उसी दिन ये षड्यंत्र शुरू हो गया। कौन सा मौका ढूंढे जिससे कि हम वो कर सके जो हमें करना है। घबरा करके खेल खेला गया। और जब अडानी जी का मुद्दा आया तो उनको बहुत खूबसूरत ढंग से उठाया उन्होंने क्या पूछे, अगर प्रधानमंत्री जी को कोई दिमाग की बात नहीं है, कोई कसूर नहीं उनका, तो जवाब देने में तो क्या है। जवाब विपक्ष का नेता नंबर 1 विपक्ष का नेता मांग रहा है। क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी की वो अपनी सफाई देते हैं? हो सकता है सफाई देने के बाद में देश वाले को समझ में बात आती तो सच्चाई क्या है। अभी तक जवाब नहीं देने से, जेपीसी बार बार जाने उसको नहीं मानने से देश के सामने क्या सच्चाई हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है। देश जाना नहीं है लोकतंत्र के अंदर भाई वास्तव में पूरे मुद्दे में कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। हमारी बात जनता होती है, वो फैसला करती है कौन सा पक्ष ठीक था, किसने जवाब ठीक दिया, किसने क्वेश्चन ठीक पहुंचे, सही कौन है गलत कौन है। ये फैसले जनता करती चुनाव आने पर, वक्त आने पर। आप बता दीजिए, हम बोले जा रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा। लोकतंत्र है। इतने राहुल गांधी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी को अल्टीमेट नहीं कहना पड़ा, लोकतंत्र खत्म हो गया। जो जवाब नहीं देगा तो आप क्या करें। ये हालात में कह रहा है। अब राहुल गांधी का 20,000 करोड़ का जो मीडियम आया है, 20,000 करोड़ रुपए जो रणनीति पर आए थे, वो किसके पैसे थे। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी देना चाहिए। आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई पैसा नहीं है, वो बोलने में क्या तकलीफ उनको। या वो जांच करवाते, जेपीसी बैठाते। जेपीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके आगे वो बोल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, अलग काम कर रहा है। जेपीसी वो जो सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे वक्त में हमारे खिलाफ जेपीसी बनी थी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के वक्त में। आपको याद ही है, बॉफोर्स को लेके जो झूठा केस बनाया गया, तभी जेपीसी बनी थी। जेपीसी कई बार बनी है। तो जेपीसी बना के आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते हो। पूछे ना मोदी जी को नुकसान है, अगर कोई गलती नहीं किया तो, ना अडानी को नुकसान है। नुकसान तब मैंने कोई गलती की है और सच्चाई सामने आएगी। अगर आप जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब आप मानते हो आप सच्चाई पे हो, आप जेपीसी बैठाइए, मालूम पड़ेगा। इस रूप में जो खेल खेला जा रहा देश के अंदर, उससे पूरा देश चिंतित है। पता नहीं देश को आप किस दिशा में ले जाओगे। अब राहुल जी के घर पे पुलिस भेज दी, बताइए, ये तो एक मजाक होगी ना। ऐसी मजाक मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, देखनी बात अलग बात है। हम यात्राएं करते हैं। मैं आपके गुजरात में कई यात्राएं करी, भाषण दिए हुए कई, आलू लगाए हुए कई। गुजरात पुलिस मेरे को मुझे मदद कर दी। अगर मैं गुजरात के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बोलूँ कि मैं गया यात्रा हूँ, मुझे ये शिकायतें मिली, मुझे ऐसी के लोग मिले, आदिवासी मिले, महिलाएं मिली, कहा हमारा टुकड़ा ये है, हमारी सुनवाई पुलिस हुई नहीं, हमारे साथ छेड़छाड़ हो गई, या हमारी अमुक सब जमीन में कब्जा कर लिया। अगर मैं बोलूँ तो क्या मेरे को मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप बोलो बताओ वो मकान को यात्रा में कहाँ पर कौन मिला आपको, नाम कहता हूँ। अब मैं अगर यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी याद रहेगा कि मैंने किस गांव में गया, किस जिले में गया, कौन सी बात कहाँ गई, मुझे याद हो सकता क्या। अब राहुल गांधी 3,500 करोड़ की हत्या करी है। कभी मेरे पास महिलाएं आई, मेरा पति मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा मैं आपकी बात सुनाऊं तो राहुल जी का भी आपको पुलिस को रिपोर्ट करूं। इतनी यात्रा छोड़ के वो पुलिस थाना में जाते, कहते नहीं आप कुछ मत करो, मैं हम तो घर वापस जा रही हूँ, और ज्यादा प्रताड़ित होंगे हम लोग। यही तो काम है। इस प्रकार इससे उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में भाषणों में गए, उसको लेके जम्मू कश्मीर की पुलिस ने नहीं, राजस्थान की पुलिस ने नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने नहीं, दिल्ली की पुलिस मुकदमा दर्ज कर दिया। और तो और उनसे सवाल जवाब करने उनके घर चले गए। तब भी उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा
आदमी जिसका दिलाएगा तो पूरी होम मिनिस्ट्री जो है, आप ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री से जो मुकदमे देश भर में चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में, खाली मुकदमे दर्ज करने के आदेश नहीं होते हैं, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ, और नीचे जो मॉनिटरिंग होगी, पुलिस कमिश्नर हो, डीजी हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, उसको आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब जगह हटाती है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, खाली बोलने के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं मिली है। अब वो मुख्य मदद करेंगे मेरे पर, अब होते आपका अनुभव क्या कहता है? ये कैसे आपने कह दिया कि गृह मंत्रालय आरोप लगा रहा है या मॉनिटरिंग कर रहा है? भैया वो बात है, दर्जा बढ़ा दिए इन्होंने कानून व्यवस्था की, कानून की राज की। कानून का राज है देश के अंदर, क्या हो रहा देश के अंदर? हर अगर प्रदेशवासी और देशवासी को अगर चिंता नहीं हुई तो खाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जनता का साथ मिलेगा तब आंदोलन खड़ा होगा और सरकार का माथा समझेगा जो थनकना जरूरी है। आप सोचिएगा, बाढ़ जोड़ो यात्रा में क्या मुद्दे थे? महंगाई का मुद्दा था। क्या प्रधानमंत्री जी को चिंतित नहीं होना चाहिए था? जो विपक्ष उठा रहा मुद्दा और दम दे। देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे विपक्ष वाले लोग मुद्दा उठाए, मुझे लगता है इसमें दम है तो मेरी ड्यूटी नहीं, मैं ठीक करूँ। मेरा भी इंटरेस्ट उसके अंदर, गवर्नेंस अच्छा रहेगा, पब्लिक मेरे खिलाफ नहीं होगी। समझ के परे इतना घमंड अहम है उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी जी में अमित शाह इतना बड़ा घमंड है कि कुछ भी मुद्दे उठाए राहुल गांधी, महंगाई उठाओ, बेरोजगारी उठाओ, कमर टूट गई महंगाई से, बेरोजगारी से असंतोष पैदा हो रहा है, असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी भी है, वो भी एक मुद्दा होता है। ये जितनी एंटी सोशल एलिमेंट क्यों बनते समाज के अंदर? एक मुद्दा के मुद्दे में ये भी होता है भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, असंतोष पैदा होता है, कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, प्यार मोहब्बत भाईचारे लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लिए मुद्दा था। ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर। आप पत्रकारों को, लेखकों को, आलोचकों को जेल बंद कर रहे हो, ये मुद्दा नहीं है क्या? चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं राज कर रहा हूँ देश के अंदर। भगवान ने मुझे 2 बार, मैं ओबीसी आदमी को कहते हैं 2 बार चांस दिया पब्लिक ने, क्या उनको नहीं होना चाहिए चिंता कि मेरी कौम के बारे में लोग क्या सोचेंगे? ओबीसी के बारे में कोई ओबीसी के प्रधानमंत्री को चांस मिला देश में और वो आदमी जो है बिल्कुल फेल हो गया, कोई ध्यान दिया नहीं, हमारी बेइज्जती करवा दी। ओबीसी की बेइज्जती तो वो करवा रहे हैं। और जेपी नड्डा साहब ने प्रोग्राम बनाया 6 अप्रैल से पूरे देश भर के अंदर कि राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी है। देखिए, आप उल्टा चोर कोतवाल को काटने वाली बात हो गई, बताइए। तो ये नहीं करना चाहिए चिंता। और चौथा मुद्दा कहता राहुल गांधी का, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है इसके अंदर? अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और कोरोना के बाद में तो किसी लोगों ने नौकरी चली गई, किसी लोगों ने तनख्वाह कम कर दी, मालिकों ने तनख्वाह कम तो कर दी, कोरोना खत्म हो गया, तनख्वाह वापस रेस्टोरेंट में नहीं कर लेंगे। मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरे जो भुगत भोगी होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन भुगत भोगी है। कई जगह प्रेस वाले हैं, कई जगह छोटी मोटी नौकरी करने वाले सब दुखी है। महंगाई आप जानते हो क्या हो, कोई मुद्दा नहीं, उनको सरोकार नहीं है। तो आप बता दीजिए मुझे किस प्रकार से स्थिति बनती जा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे, किस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे? इसलिए मैंने कहा कि आज ओबीसी का मुद्दा बना रहे, मुझे बड़े आश्चर्य, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूँ, तो मुझे बताओ मैं ओबीसी का आदमी हूँ। और मैंने भी राजघाट में कहा था जब वो हमारे प्रोग्राम में जो है सत्याग्रह का राजघाट, तो मैंने कहा भाई मैं खुद ओबीसी का हूँ और मेरी कम्युनिटी जो है वो तो एक MLA सिर्फ है विधानसभा से, एक, और वो मैं खुद ही हूँ। एक MLA है, लोग तो आप ये जाति के 50 है,
60 है 40 है मुख्यमंत्री बन गया। आगे अभी पटेल है कि नॉन पटेल पता नहीं कौन होंगे। मैं एक मेरी कम्युनिटी एक एमएलए मैं खुद ही हूँ और तो मुख्यमंत्री 3 बार हूँ। अब इससे बड़ा प्रूफ कहूँगा एक बार क्या होगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी ने जो मेरी मदद की होगी, मेरे पे विश्वास किया आगे 98 के अंदर विशाल आज भी काम है। तो आज ओबीसी को गर्व इस बात पे होता है कि हमारा मुख्यमंत्री की जाति जो है उसमें एक एमएलए होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया बार बार। गर्व ओबीसी को पूरे देश भर में इस बात का हो रहा है। और ये उल्टा कह रहे हैं कि साहब देखिए राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा सोच फर्क है। ये जो प्रतिक्रिया है, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है। ये जो अभियान चल रहा है, 1 महीना अभियान चलेगा, जय भारत सत्याग्रह नाम दिया गया है, जो इसके लिए आपको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे पिछले अध्यक्ष और हमारे नेता लोग अलग विस्तार में क्या प्रोग्राम हमारा बताएंगे आपको। मैं तय कह देता हूँ, एक प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं और ये देशवासियों को जागृत करने के दे रहे हैं। ये हमारा, जैसे आप गुजरात के लोग थे, हमारे खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया जेपी मूवमेंट के वक्त में, किया मूवमेंट, देश जानता है। वीपी सिंह जी ने झूठे आरोप लगा करके बदनाम किया, वो फौज कहाँ चला गया। जब कारगिल युद्ध हुआ तो वो फौरी काम आया। इतनी शानदार वो गन थी और इसे चलाई उन्होंने, जिंदाबाद पहले राजीव गांधी अमर है के नारे लगा के फिर वो गन चलाई थी, वो भी देश बुरा नहीं किया। ये तो इनकी फितरत में है, झूठ बोल के कैसे माहौल बनाओ। और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो दुर्योधन हो जाएगा। इनको वही घमंड है, देश बड़ी बर्बाद हो जाओ, संविधान की दर्जा हट जाओ, कानून का राज नहीं रहे, कोई चिंता नहीं। और हम अपनी धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, जिससे कि चुनाव जीत रहा है। उदाहरण सामने, यूपी में 4 से 2 सीटों में आप 1 टिकट मुस्लिम को नहीं दे रहे हो, चुनाव जीत जाते हो, तो फिर घमंड आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। डेमोक्रेसी का नहीं। आप क्या सोचते हो, दुनिया के मुल्क जो आपका मान सम्मान करेंगे? दुनिया भर के लोग जो है बिजनेस करते हैं, यहाँ के इंटरेक्शन भी करते देश के। आप लोग हम लोग देखते होंगे कितने प्लेटफॉर्म बन गया आजकल तो यूट्यूब के अंदर। मुझे खुशी की बात है कि देश का इंटेलेक्चुअल, देश का साहित्यकार, देश का पत्रकार, कुछ भले मालिक लोग ईडी फिडी से घबरा जाते हैं, IIT से, इनकम टैक्स से, CBI से, इसलिए वो एक तरह चल रहा आपका ये डिजिटल मीडिया। पर कोई कमी नहीं है लोगों में सच्चाई कहने की, पत्रकारों में, साहित्यकारों में। मैं सुनता हूँ लगातार, डिस्कस सुनता हूँ, मुझे गर्व होता है कि आज भी लोग ऐसे हैं खुद से अपनी बात बोल रहे हैं यूट्यूब के अंदर। ये देश को बचाएगा, ये बातें देश को बचाएगी। और आज हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, मुझे खुशी है 19 पार्टियों ने मिलकर के जो मीटिंग करी है दिल्ली में, उन सब ने कहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां उड़ रही है, हम सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। ये शुभ संकेत है देश के, शुभ संकेत। राहुल गांधी का तो एक डिस्कशन का एक मौका मिल गया प्रतिक्रिया के रूप में, ये रिएक्शन है, क्योंकि जो फॉलो हुआ है जिस रूप में बोलने नहीं दिया गया, उनको जिसको घेरा गया, जिस प्रकार से म्यूट किया गया, जवाब देने नहीं दिया गया और फिर डिस्कशन तक कार्य करवा दी गई, तो एक बड़ा रिएक्शन हुआ है देश के अंदर और कांग्रेस के अंदर। उसका रिएक्शन से ये अभियान शुरू हुआ। असली मकसद राहुल गांधी क्या करें, मैं चिंता नहीं करता हूँ चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रही, मैं चाहे पार्लियामेंट रहूँ या बाहर रहूँ, मेरा समय जारी रहेगा, देश की आवाज बन के मैं बोलता रहूंगा। बस ये बात है, उस पर लोकतंत्र भी आता है, संविधान भी आता है। ये बात। धन्यवाद। विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसके बाद शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और राजस्थान में आप इसी साल चुनाव में जाने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर?
लेकिन मेरा मानना है कि ईवीएम का एक क्वेश्चन तो बना हुआ देश के अंदर, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर पर्सेंट कैंपेन नहीं होती जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर सलीम सामी गए थे, उन्हीं के पास ही नेता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कन्विंस नहीं होता तो टेम्परिंग नहीं हो सकती है तो वो आदेश जारी नहीं करता। उसने जो वीवीपैट लगाए साथ में 12,000 करोड़ खर्च कर देश के अंदर, अगर वो कन्विंस हुआ भारत में टेम्परिंग हो सकती है तभी तो वीवीपैट लगाए तो जो स्लिप आ सकती है, वो स्लिप करके जाएगी डब्बे के अंदर, पर कहीं भी काउंटिंग होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। शरद पवार साहब की मीटिंग हुई तो एक शुरुआत हुई है, और भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, अगर आपका विश्वास है, हालांकि मेरा मानना है फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई आरएसएस का, बीजेपी का, कोई इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। लोकतंत्र मुखड़ा पहन के लोग सरकार में आ गए हैं। अगर विश्वास है को पूछोगे कि अगर संदेश देश में है ये मशीन का, और मशीनें आपको मालूम है दुनिया के मुल्कों में फेल हो चुकी है। दुनिया के मुल्कों में हमसे पहले मशीन आई थी एक विकसित राष्ट्र में, हटा दिया उन्होंने वापस इस मशीन को, क्यों हमारे यहाँ पे काम रखी है, हटाए। सर, आज अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार के कारण से संसद गंवाना पड़ा। ये तो कॉमन लैंग्वेज है, वो अहंकार का जवाब देने का जमान करना, वो बोले तो मूड कर देना, वो सवाल पूरे उनको जवाब दे एक्सप्लेन करना, ये अहंकार है। अहंकार तो उनमें है जो ये बातें करवा रहे हैं। सर, कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव की तारीखों का, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? यह तय करेगी नीति। कैंपेन चल रहा है हमारे पहले से, शानदार कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस जीत के आएगी। छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ विधानसभा में पंजाब, राजस्थान में आपके तो सरकार है, तो वहाँ पे विधानसभा में अडानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती? अभी तो विधानसभा चल रहा है, अभी तो विधानसभा